नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो आपको बताते चलें जो पिछले समय में या पिछले दिन भर में या पिछले कुछ समय से चर्चा के प्रमुख जो बिंदु रहते हैं उन्हें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से आप सभी तक खबरों को पहुंचाने का प्रयास रहता है। साथ ही साथ इस डेली करंट अफेयर में स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर किया जाता है ताकि जब आप के परीक्षा में स्टैटिक से संबंधित करंट अफेयर को शामिल किया जाए तो आप परीक्षा हाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने की स्थिति में हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए। तो प्रधानमंत्री एफएमई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री एफएमई यानी सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह केंद्र और राज्य की संयुक्त योजना है। इसका नोडल मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो आपको बताते चलें कि कल डेली करंट अफेयर में ये क्वेश्चन शामिल था, लेकिन कल की क्लास पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी टेक्निकल इशू के कारण, तो आज फिर से शामिल है। तो यह केंद्र और राज्य की संयुक्त योजना है। तो एक तरीके से यह केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना उसे कहते हैं जिसे केंद्र सरकार लाती है और उसे लागू राज्य सरकारें करती हैं, और हालांकि राज्य सरकारें भी इसमें योगदान कर सकती हैं। और इसका नोडल मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। तो पूछ क्या रहा है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताते चलें कि केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र द्वारा लाया जाता है और राज्यों द्वारा इसे लागू किया जाता है। हालांकि इसमें राज्य भी वित्तीय रूप से सहायता कर सकती हैं। और नोडल मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। तो ऑप्शन 2 तो सही है, ये भी सही मान सकते हैं, क्योंकि ये जब इसमें राज्य भी ला सकती है तो केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में दोनों रूप सही होगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत बिहार ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने इस योजना के तहत अपनी सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री एफएमई योजना के बारे में बात करें तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी योजना तो लाती है केंद्र और इसे राज्य सरकारें लागू करती है। हालांकि इसमें वित्तीय रूप से राज्य सरकारें भी अपना योगदान देती हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 29 जून 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मकसद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता को विकसित करना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होते हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे रॉ मटेरियल ले आए, जैसे आम ले आए और उसका कैचअप बना लिए, तो जहां वो बनेगा और फिर उसके बाद डिब्बा बंद करके जब प्रोसेस करके उसे मार्केट में फिर से उतारा जाएगा तो उसी उद्योग को बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इन उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। यह योजना इनपुट की खरीद, इन सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाती है। अब इनपुट क्या है? इनपुट की खरीद क्या है? तो जो इनपुट लगते हैं किसी भी, जैसे ये उद्योग हो गया ना, तो उद्योग में कौन कौन से इनपुट शामिल होते हैं? जो रॉ मटेरियल है
ठीक है। सबसे पहले तो आप लैंड खरीदेंगे, लैंड खरीदने के बाद जो है वहाँ पर उद्योग लगाएंगे, मशीनें खरीदेंगे, मशीन खरीद करके वहाँ पर उद्योग इस्टेब्लिश करेंगे। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदेंगे। जैसे अभी इस समय आम का सीजन चल रहा है, आपको अचार बनाना है तो कच्चा आम जो है वो क्या है, इनपुट हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इनपुट में शामिल होती हैं। तो इनपुट की खरीद सामान सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाती है, ठीक है। इसके अन्य फोकस क्षेत्रों में वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, वन उत्पाद और आकांक्षी जिले शामिल हैं। पीएम एफएमई योजना के तहत उपलब्ध सहायता की बात करें तो व्यक्तिगत उद्यमियों को परियोजना लागत का 35% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है और उसमें भी अधिकतम 10 लाख तक। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और सरकारी समितियों को भी समान प्रकार की सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान लाभार्थियों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। पीएम एफएमई योजना के तहत उपलब्ध सहायता की बात करें तो जिससे उन्हें आधुनिक मशीन खरीदने और उत्पादन बढ़ाने में मिलती है। इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। ईडीपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संबोधित कार्यक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये प्रश्न क्यों है चर्चा में, तो देखिए यह एक ब्रिटिश काल का कानून है और इसे जो है 1889 में लाया गया था। और अभी हरियाणा की यूट्यूबर एक थी ज्योति रानी, और उन पर आरोप लगाया गया है कि यह पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम कर रही थी, इसलिए अब यह चर्चा में आ गया। तो करंट का मुद्दा है लेकिन स्टैटिक पार्ट से हम लोग जोड़ करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक ब्रिटिश काल का कानून है जिसकी शुरुआत इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1889 से हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करने वाले समाचार पत्रों को दबाना था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं तो आपको बताते चलें। ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1889 के तहत ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में हरियाणा की यूट्यूबर हैं ज्योति रानी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि ज्योति रानी को दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करते हुए पकड़ा गया है। यूट्यूबर ज्योति रानी को ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और धारा 5 के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट के बारे में, ये है क्या। तो यह ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया कानून है जिसकी शुरुआत इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1889 से हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करने वाले समाचार पत्रों को दबाना था। तो इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1889 और समाचार पत्रों को दबाना। लॉर्ड कर्जन के भारत के वायसराय के कार्यकाल के दौरान अधिनियम 14 को संशोधित कर भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1904 के रूप में और अधिक कठोर बना दिया गया था, इसमें संशोधन करके। और 1923 में एक नया संस्करण अधिसूचित किया गया था, भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, ठीक है। इसके तहत यह मोटे तौर पर दो पहलुओं से संबंधित है, जासूसी या गुप्तचरता और सरकार की गुप्त जानकारी का खुलासा करना। हालांकि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट गुप्त सूचना को परिभाषित नहीं करता है, अपितु सरकार किसी दस्तावेज को गुप्त के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विभागीय सुरक्षा निर्देश मैनुअल 1994 का अनुसरण करती है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 14 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सूचना देने वाले और सूचना प्राप्त करने वाले दोनों को ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट के तहत दंडित किया जा सकता है।
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के बारे में देख लेते हैं। तो इस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा राज्य की सुरक्षा हितों के खिलाफ जासूसी करना अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी निषिद्ध स्थान का निरीक्षण करता है या गुप्त सरकारी जानकारी देता है या योजना या कोड दुश्मन को देता है तो वह दंडनीय होता है। इस प्रकार के अपराधों में यदि यह रक्षा से जुड़ा हो तो सजा 14 साल तक और अन्य मामलों में 3 साल तक हो सकती है। अब इसकी धारा 5 को देख लेते हैं। तो इस धारा के अंतर्गत गुप्त जानकारी को गलत तरीके से साझा करना या उसे लापरवाही से उजागर करना अपराध है, चाहे जानकारी जानबूझकर दी जाए या अनजाने में। जानकारी देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी होते हैं। इस अपराध की सजा 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। बीएनएस की धारा 152 के बारे में बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर शब्दों, संकेतों, चित्रों, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य करता है या अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की कैद की सजा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो पी श्याम निखिल, श्री हरि एल आर, कार्तिकेयन मुरली और निहाल सरीन। तो कौन बने हैं? श्री हरि एल आर। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लें। तो श्री हरि एल आर की ग्रैंड मास्टर की यात्रा हुई। इसमें प्रमुख तथ्यों की बात करें तो यह भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि एशियन इंडिविजुअल मेन चेस चैंपियनशिप यूएई के अल आइन में शानदार प्रदर्शन करके हासिल की है। उनके कोच श्याम सुंदर मोहनराज 2 साल पहले से उनके साथ पूर्णकालिक प्रशिक्षण में हैं। पहला जीएम नार्म कतर मास्टर 2023, दूसरा नार्म चेन्नई जीएम ओपन 2024। 2500 रेटिंग सीमा की बात करें तो अगस्त 2024 में पार की। मतलब ये रेटिंग होती है तब आप जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब पाते हैं। तीसरा व अंतिम नार्म 25 मई 2025 में यूएई टूर्नामेंट में हुई थी। ठीक है। विस्तृत प्रक्रिया की बात करें तो इसमें फीडे रेटिंग दी जाती है। सबसे पहले यह खिताब इस एक खिलाड़ी को कम से कम 2500 की फीडे रेटिंग प्राप्त करनी होती है। ग्रैंड मास्टर मानदंड की बात करें तो खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त करने होंगे। ये मानदंड एक ऐसे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए हासिल किए जाते हैं जिसमें कम से कम 3 राउंड होते हैं और कम से कम 3 अन्य ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी शामिल होते हैं। मानदंड प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होता है? तो एक खिलाड़ी को इन मानदंडों को प्राप्त करने के लिए टूर्नामेंट में कम से कम 2600 का प्रदर्शन रेटिंग स्कोर करना होता है। विस्तृत प्रक्रिया की बात करें तो यह जो है असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि विश्व जूनियर चैंपियनशिप, महिला विश्व चैंपियनशिप या विश्व सीनियर चैंपियनशिप जीतना एक खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब सीधे मिल सकता है। श्री हरि एल आर की ग्रैंड मास्टर यात्रा की बात करें तो इन्होंने 86वें ग्रैंड मास्टर के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने यह उपलब्धि एशियन इंडिविजुअल मेन चेस चैंपियनशिप यूएई के अल आइन में शानदार प्रदर्शन करके हासिल की है। उनके कोच श्याम सुंदर मोहनराज 2 वर्ष से उनके साथ पूर्णकालिक प्रशिक्षण में थे। पहला जीएम नार्म कतर नार्म्स 2023 में, दूसरा नार्म चेन्नई जीएम ओपन 2500 रेटिंग सीमा अगस्त 2024 में, तीसरा व अंतिम नार्म मई 2029 में। हालांकि इसे हम लोगों ने देख लिया है। चलिए तो ये क्विक रूप में शॉर्ट में था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो संसद रत्न अवार्ड 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य के सांसदों को मिले हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करें तो संसद रत्न अवार्ड 2025 मुख्य तथ्य
इसकी बात करें तो संसद रत्न अवार्ड की शुरुआत 2010 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई मैगजीन प्रीसेंस द्वारा की गई थी। डॉक्टर कलाम ने पहला पुरस्कार समारोह मई 2010 में चेन्नई में उद्घाटित किया। 2025 में 17 सांसदों को व्यक्तिगत श्रेणी में और 2 संसदीय समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हंसराज गंगाराम अहिर यानी NCBC के अध्यक्ष हैं, इस वर्ष की जूरी समिति के अध्यक्ष थे। पुरस्कार चयन का आधार क्या है? तो संसद में भागीदारी, उपस्थिति, पूछे गए प्रश्न, निजी विधेयक, बहस में भागीदारी, डेटा स्रोत, लोकसभा राज्यसभा सचिवालय और PRS विधायी अनुसंधान इसमें शामिल हैं। वर्ष के प्रमुख विजेता और राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र से सर्वाधिक 7 सांसदों को पुरस्कार मिले हैं। सुप्रिया सुले, श्रीरंग बारड़े, मेधा कुलकर्णी, रैना गायकवाड़, स्मिता उदयवाग, अरविंद गणपत सावंत और नरेश गणपत महस्के, ये 7 हैं। अन्य राज्यों से चयन जिनका हुआ है तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों के लिए प्रत्येक को 2-2 पुरस्कार मिले हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए 1 पुरस्कार प्रत्येक को मिले हैं, प्रत्येक राज्य को। राज्यवार स्थिति की बात करें तो विशेष पुरस्कार जो है आउटस्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सुप्रिया सुले महाराष्ट्र, श्रीरंग बारड़े महाराष्ट्र, भर्तहरी महताब BJP उड़ीसा से हैं, ठीक है। और ये प्रोटेम स्पीकर भी बने थे, उन्हें भी दिया गया है। NK प्रेमचंदन RSP केरल को ये समुदाय संस्था के रूप में पुरस्कार दिया गया है। वित्त पर स्थायी समिति अध्यक्ष भर्तृहरि महताब को दिया गया है। कृषि पर स्थायी समिति अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस के जो सांसद हैं पंजाब से, उन्हें दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का PSLV C61 या EOS-09 मिशन PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया और यह 63वां PSLV मिशन था। अपनी प्रथम उड़ान से लेकर के अब तक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV केवल 2 बार विफल हुआ है। पहली बार 1993 की प्रथम उड़ान में और दूसरी बार 2017 में। अब ये तीसरी बार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ये तीसरी बार हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में सही विकल्प क्या है, दोनों विकल्प सही हैं। और अभी जो है इसरो का PSLV C61 EOS-9 मिशन लॉन्च किया गया था, जो अभी तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया है। तो हम लोग चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। तो PSLV का 101वां मिशन C61 विफल हुआ है और PSLV रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन भी 101वां मिशन विफल हुआ। इसरो का PSLV C61 EOS-09 मिशन PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया। यह 63वां PSLV मिशन था। अपनी प्रथम उड़ान से लेकर के अब तक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV केवल 2 बार विफल हुआ है। पहली बार 1993 की प्रथम उड़ान में और दूसरी बार 2017 में। PSLV C61 EOS-09 मिशन के बारे में बात करें तो PSLV C61 या EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। EOS-09 पृथ्वी पर पर्यवेक्षण
करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है। यह सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक से युक्त है। इसका उद्देश्य की बात करें तो सी बैंड क्या होता है आप लोगों को पता होगा, पिछले मतलब 2-3 लेक्चर पहले सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक हमने बताई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्र को उपयोग के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना है। यह सैटेलाइट किसी भी मौसम में और दिन या रात में पृथ्वी की सतह की हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। PSLV के बारे में देख लें तो यह इसरो द्वारा विकसित भारत का 3rd जनरेशन प्रक्षेपण यान है। यह 4 चरणों वाला रॉकेट है। साथ ही यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान भी है जिसमें तरल ईंधन चरण शामिल है। इसका पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में हुआ था। तब से इसकी लगातार सफलता के कारण इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा लियो, भू तुल्यकालिक कक्षा जियो सिंक्रोनस और भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसने चंद्रयान 1 2008 में जो लॉन्च हुआ था, मंगलयान 2013 जैसे प्रमुख मिशनों को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है तथा उन्हें GI टैग प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताते चले कि अभी जो है 12 ऐसे उत्पाद हैं जिसे ODOP के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसकी जो शुरुआत है वो 24 जनवरी 2018 को ही हुई थी और इसे GI टैग भी प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। ODOP के बारे में बात करें तो यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है तथा उन्हें भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, सामूहिक विपणन सुविधाएं तथा अन्य संसाधन प्रदान करती है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में बात करें तो यह जो है अब तक इस योजना के अंतर्गत 62 उत्पाद सूचीबद्ध थे, किंतु 12 नए उत्पाद जोड़े जाने के बाद यह संख्या बढ़ करके अब कितनी हो जाएगी? 74 हो गई है। ठीक है। शामिल किए गए नए 12 उत्पाद कौन कौन से हैं? तो बागपत में कृषि यंत्र एवं संबंधित उपकरण है, तो बागपत। सहारनपुर में होजरी उत्पाद है। फिरोजाबाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। गाजियाबाद में मेटल वस्त्र एवं परिधान है। अमरोहा में मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हैं। आगरा में पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर शामिल किए गए। हमीरपुर में मेटल उत्पाद हैं। बरेली में लकड़ी के उत्पाद हैं। ठीक है। एटा में चिकोरी उत्पाद है। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। बिजनौर में ब्रश और संबंधित उत्पाद है। बलिया में सत्तू उत्पाद है। भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के बारे में बात कर ले। ठीक है। तो भौगोलिक संकेत GI टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। यह उत्पाद यानी इस उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। यह पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार
संवर्धन विभाग ये करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन की गई है। यह केंद्र प्रदेश में साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने नई E0 FIR पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधियों को तेजी से पकड़ना है। यह प्रणाली फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है और जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध की शिकायतें अब स्वतः ई क्राइम पुलिस स्टेशन में E0 FIR के रूप में दर्ज होंगी। यह जो है FIR तुरंत संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी, जिससे जांच और कार्यवाही में तेजी होगी। जीरो FIR के बारे में बात कर लें तो जीरो FIR होता क्या है? तो जीरो FIR वह FIR है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने पर दर्ज की जा सकती है। जैसे आप रहने वाले हैं लखनऊ के, ठीक है, आप कहीं ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और कहीं दूर चले गए, मान लीजिए सपोज आप झांसी गए, झांसी में आपका पर्स चोरी हो गया, ठीक है, और जब आप देखें तो मेरा पर्स चोरी है, आप गए FIR दर्ज कराने के लिए, या कोई और अन्य क्राइम हो गया आपके साथ, गए आप झांसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने, तो वहाँ का पुलिस अधिकारी ये नहीं कह सकता कि आप लखनऊ के रहने वाले हो, आप वहाँ जा कर के FIR कराओ। या घटना सपोज झांसी में हुई, आप कहीं और आए, ठीक है, और कहीं और लखनऊ आए और लखनऊ से FIR करना चाह रहे हो, तो पुलिस वाला ये नहीं कह सकता है कि आपका पर्स जो है झांसी में चोरी हुआ है, आप झांसी जो है FIR दर्ज कराओ, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप जो है कहीं भी रहिए, आप ऑनलाइन रूप में FIR कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो FIR। बता दें कि अभी तक इस स्तर पर नियमित FIR नंबर आवंटित नहीं होता है। जीरो FIR मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस नई FIR दर्ज कर जांच शुरू करता है। इसका उद्देश्य पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शीघ्रता से शिकायत दर्ज करने में मदद करना है। वहीं इससे शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण साक्ष्य और गवाहों के नष्ट होने या छेड़छाड़ की संभावना कम होती है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन की गई है। यह केंद्र देश में साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके उद्देश्यों की बात करें, इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए मजबूत ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। यह शिक्षाविदों, उद्योग, आम जनता और सरकार को एक साथ लाकर साइबर अपराध की रोकथाम का पता लगाने, जांच और अभियोजन में सहयोग करना है। मूल रूप से इसके उद्देश्य की बात करें I4C का, तो राष्ट्रीय नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से लड़ाई को सुदृढ़ करना, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, जन जागरूकता बढ़ाना, साथ ही साथ पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहता है। तो इस सेशन को दूसरों तक भी शेयर करें और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।